हेलो बच्चों, हम लोग फिर से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन चैप्टर को जो हम लोग देख रहे थे उसमें अभी तक जो हम लोग देखे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक गए हैं। उसके बाद हम लोग अब उसका प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होता है उसका, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो। इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गुण तो इसमें जो हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब भौतिक गुण। हाइड्रोजन that means H2 is a lightest gas from which its density becomes very low. हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है जिससे इसका घनत्व काफी कम होता है। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पर, दूसरा कैरेक्टर में इन H2 formed single bond is a stable bond. H2 में उपस्थित एकल बंधन H सिंगल बॉन्ड H एक अस्थाई बंधन है। ठीक है, कि यहां पर जो भी हमको सिंगल बॉन्ड बन रहा है H और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये बंधन काफी अस्थाई बॉन्ड होता है। ये जाकर के जो है कि हमको मतलब आसान, माने ऐसा नहीं कहा आसानी से टूटने वाला है, सो बात नहीं है, लेकिन बहुत अस्थाई बॉन्ड होता है। इसके अलावा जाकर के हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट are very low because of among H2 molecules weak van der Waal force weak van der Waal force
is present, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफी कम होता है, क्योंकि H2 के अणुओं के बीच अत्यंत कमजोर बंधन के रूप में वान डर वाल बल कार्य करता है। चूंकि H के बीच भले सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन H2 जो मॉलिक्यूल्स है, अणु है, उसका ढेर सारा मॉलिक्यूल्स के बीच अत्यंत जो है कमजोर बॉन्ड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। वो अंतराण्विक बल कार्य करता है। दुनिया में जितना भी पदार्थ है, सबके मॉलिक्यूल्स के बीच एक माने के जाकर के जो कि इनविजिबल फोर्स, जो अदृश्य आकर्षण बल कार्य करता है, उसी फोर्स को कहते हैं वान डर वाल फोर्स। जैसे ये कलम है, तो कलम का जो पार्टिकल्स जितने भी होंगे, उसके बीच भी वान डर वाल फोर्स काम कर रहा है। तो दुनिया में हर एक चीज के माने पार्टिकल्स के बीच में वान डर वाल फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत कमजोर वान डर वाल फोर्स काम कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो जाकर के जो है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कम ताप पर, काफी कम ताप पर ये जम सकता है। माने उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड H2 होगा, उसका जो क्वथनांक और द्रव्यनांक दोनों का मान काफी कम होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अभी 3 कैरेक्टर देखे हैं कि घनत्व तो इसका काफी कम हो रहा है, हल्की गैस है, एकल बंधन जो बन रहा है, अस्थायी बॉन्ड बन रहा है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक का मान काफी कम होता है। इसको लिख लीजिए। तो इसमें और देखते हैं। नंबर 4, H2 is a combustible gas from which it is या it can be used as fuel and it is also called fuel of future। H2 एक दहनशील गैस है जिससे
इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जाकर के जो है, जैसे हम लोग अभी जो देख रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, ईंधन के रूप में अवेलेबल जो मेन रूप से है नेचुरल सोर्स के रूप में कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। तो कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं ईंधन के रूप में कर रहे हैं, और ये दोनों फॉसिल फ्यूल है, अर्थात जीवाश्म ईंधन। मतलब हजारों वर्ष पूर्व जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे, कुछ वैसा पृथ्वी पर वैसा कुछ घटना घटित हुआ होगा जो नीचे दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप लकड़ी दबा, माने पेड़ पौधा दबा तो कोयला बना, जीव जंतु दबा तो वहां पर हमारा क्या हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ। ऐसा जो प्रूफ साइंटिस्ट के द्वारा दिया जा रहा है कि जीव जंतु जितने भी हैं बड़े, खास करके जितना भी वर्टिब्रेट्स हैं, उन सभी जीव जंतुओं में जो उपस्थित ब्लड है और ब्लड में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है, वही कैरेक्टर वहां पेट्रोलियम पदार्थ में भी मिला है, सिमिलर। इसलिए माना जा रहा है कि वो जाकर के उसको भी जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब ये दोनों ईंधन का जो सोर्स है वो तो लिमिट है, एक निश्चित समय के अंतराल के पश्चात वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए उससे बचने के लिए कि फ्यूचर में जाकर के जो है कि हमको ईंधन का प्रॉब्लम नहीं हो, तो कुछ न कुछ वैकल्पिक ईंधन के रूप में तो यूज करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जैसे सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है सोलर एनर्जी के रूप में, इसी प्रकार से उसी श्रेणी में एक जो इसका यूज होने वाला है या हो रहा है, स्टार्ट किया जा चुका है हाइड्रोजन का। इसलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है कि इसको हम बढ़िया तरीका से तैयार करके इसको ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा समस्या यही है कि हाइड्रोजन गैस को जितने सा एरिया में, जैसे कोई भी गाड़ी वाड़ी हम यूज करेंगे तो वहाँ पर जितना बड़ा उसका टैंक होता है, मान जिसमें पेट्रोल भरते हैं, तो उतना सा में उतना हाइड्रोजन नहीं भराएगा जितना जा करके जो है कि हमको चाहिए लंबी दूरी को तय करने के लिए। तो इसलिए वैसे कंडीशन में उसका कुछ वैकल्पिक तरीका तैयार किया जा रहा है या तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जो भविष्य में इसका यूज ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2। पहला नंबर, एक्शन ऑफ एयर। सिंस इट इज ए कंबस्टिबल गैस, so after burning it in the presence of air, H2O is formed। चूंकि यह एक दहनशील गैस है,
अतः इसे हवा की उपस्थिति में जलाने पर H2O प्राप्त होता है। H2 प्लस O2 बर्निंग, तो 2H2O मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जाकर के दहनशील गैस है, अतः इसको हवा की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो जलाने के पश्चात जाकर के जो है कि H2O प्राप्त होगा। दोनों H2 और O2 दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा? वाटर का निर्माण करेगा। नंबर 2, reaction with carbon, it reacts with carbon at different proportion and gives different types of hydrocarbons. यह कार्बन के साथ अलग अलग अनुपात में प्रतिक्रिया करता है तथा अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। तो कार्बन के साथ जो है कि अलग अलग अनुपात में इसको रिएक्शन कराएंगे। जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग C+2H2, तो यहां पर क्या है? 1:2, तो ये बनेगा CH4। अब 2C+2H2, तो यहां पर 1:1 है, तो ये बनाएगा C2H4। अब यहां पर 2C+H2, तो यहां बनेगा C2H2। तो यहां क्या देखते हैं कि 2:1 है। अब इसी प्रकार से यदि 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन ले रहे हैं तो C2H6, तो यहां 2:3 में बन रहा है। 6C+3H2, तो क्या देखते हैं? C6H6 बन रहा है। तो यहां जो है कि 2:1 में बन रहा है। तो हमको यहां पर जितना भी हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है सब, ये है मीथेन, ये है इथिलीन, ये है इथाइन या एसिटिलीन, ये हो गया इथेन, ये है बेंजीन। तो ये सभी टाइप का अलग अलग हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, करता है। ये कब? जब अलग अलग अनुपात में इसको रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ, तब। ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग।
नंबर 3, रिएक्शन विथ अदर नॉन मेटल्स। It reacts with other nonmetals and gives hydride of these elements यह अन्य अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया कर इनके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे यहां पर है N2 3H2, तो 1:3 में जब रिएक्शन कर रहा है तो ये 2NH3 का निर्माण कर रहा है Fe कैटेलिस्ट के उपस्थिति में जब हीट करते हैं तब। P4 + 6H2 4PH3 फॉस्फिन है ये है अमोनिया और ये है फॉस्फिन। सिमिलरली सल्फर को रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ तो H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी प्रकार से Cl2 के साथ रिएक्शन करावें H2 को तो 2HCl, Br2 के साथ करावें रिएक्शन तो 2HBr, I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा 2HI। तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अधातुओं के साथ संयोग करके अलग अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण कर रहा है। ये सब योगशील यौगिक है, सब आपस में जुड़ जाता है और जुट करके नया नया यौगिक का निर्माण करता है जब इसको सभी अलग अलग अधातुओं के साथ संयोग कराते हैं तब। देखते हैं अगला चौथा नंबर। नंबर 4, रिएक्शन विथ मेटलॉइड्स। It also reacts with metalloids and gives their hydrides। यह उपधातुओं के साथ
संयोग कर उसके हाइड्राइड बनाते हैं। बनाता है। जैसे यहां पर है आर्सेनिक As प्लस 3H2 तो 2AsH3, एंटीमनी 3H2 2SbH3 H2 GeH2 Si 2H2 SiH4 Ge जर्मेनियम 2H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो GeH4 भी बनाएगा। तो ये सब जो है कि हाइड्राइड है ऑफ मेटलॉइड्स, उपधातुओं के हाइड्राइड। ठीक है। नंबर 5, रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन करता है? इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ मेटल्स एंड गिव्स देयर हाइड्राइड्स यह धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा इसका हाइड्राइड बनाता है। ठीक है। तो धातु के साथ भी वही रिएक्शन कर रहा है और धातु के साथ भी वही रिएक्शन कर रहा है और उपधातु के साथ भी वही रिएक्शन कर रहा है। तीनों के साथ हाइड्राइड का ही निर्माण कर रहा है, जो आगे जाकर हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में, अगला टॉपिक में, कि हाइड्राइड का जो टाइप देखेंगे तो तीनों को अलग अलग बांटेंगे, हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन तत्कालिक यहां पर जैसे यहां पर है Ca प्लस H2 CaH2, Mg प्लस H2 MgH2, सोडियम प्लस H2 2NaH, पोटासियम H2 2KH, Li प्लस H2 2LiH, एल्यूमिनियम 2Al प्लस 3H2 2AlH3। तो ये है कैल्शियम हाइड्राइड, ये है मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं के हाइड्राइड का भी निर्माण होता है। इस
माने हाइड्रोजन ये सब के साथ संयोग करके एडिशन कंपाउंड के रूप में, योक्सिल यौगिक के रूप में मिल करके यहां पर उसका हाइड्राइड का निर्माण करता है। अब नंबर 6 देखते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अवकारक गुण। हाइड्रोजन is a good reducing agent, so it can reduce different substances which are following. जैसे यहां पर है, कहता है कि हाइड्रोजन जो है एक अच्छा अवकारक पदार्थ, अतः यह विभिन्न पदार्थों को अवकृत कर सकता है, अवकृत कर सकता है। ये प्रतिक्रिया निम्नांकित हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, B2O3 इसको H2 के साथ संयोग कराएंगे तो ट्वाइस B प्लस H3H2O। अब यहां पर बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, अब बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, घट रहा है। यहां पर NO प्लस 2H2 तो N2 प्लस 2H2O। अब यहां पर जाकर के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां 0। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड H2, Cu अलग H2O अलग, Cu2O प्लस H2 ट्वाइस Cu प्लस H2O। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां 0 है, यहां +1 है Cu2O में और यहां पर Cu का 0 है। तो हर जगह यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां भी रिडक्शन हो रहा है, सब जगह रिडक्शन हो रहा है। और वो रिडक्शन किसके कारण हो रहा है, तो हाइड्रोजन के कारण, इसलिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है अलग अलग पदार्थों को अवकृत कर सकता है, अर्थात अवकृत करने की क्षमता रखता है। एक अच्छा अवकारक पदार्थ है जो किसी भी पदार्थ को अवकृत करने की क्षमता रखता है। अब एक और देखते हैं,
नंबर 7, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। In the presence of catalyst, it reacts with different organic compounds and gives एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट्स। कहता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के साथ संयोग करता है तथा योगशील यौगिक या योगशील उत्पाद बनाता है, मतलब जुड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जितना भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है C2H2, इसको 2H2 के साथ संयोग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और PD और PT। हीट करेंगे तो यहां पर C2H6 बनेगा। अब इसी C2H2 को एक H2 के साथ रिएक्शन करावेंगे, यही रिएक्शन तो C2H4 बन जाएगा। यदि C2H4 को रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ तो C2H6 बनेगा। C4H8 उसको H2 के साथ रिएक्शन करावें तो जाकर के C4H10 बनता है। तो ऐसा जाकर के ढेर सारा प्रोडक्ट का निर्माण होता है जब हम जाकर के किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं, मतलब जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, उसके साथ हाइड्रोजन जुटेगा और जुट करके जो है कि हमको सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, या ट्रिपल है तो डबल बॉन्ड और डबल है तो सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ऐसे प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। यह घटना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन मय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखें इसका हाइड्रोजन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग यहां पर सारा चीज को हम लोग एक बार देख लिए। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके कंपाउंड के साथ। थैंक यू।